नमस्ते। भारत की आज़ादी की कहानी हम सब ने पढ़ी है, पर इसमें कुछ ऐसे पन्ने भी हैं जिन्हें अक्सर पलट दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। आज हम उन्हीं छिपे हुए वास्तुकारों की कहानी को सामने लाएंगे। अच्छा, जब हम एक राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े नेता, हजारों की भीड़ वाली रैलियां, यही सब है ना? पर सवाल यह है कि क्या एक देश की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ इतनी ही होती है? नहीं, असल कहानी वो तो आम लोगों के शांत लेकिन बेहद मजबूत इरादों में छिपी होती है। उनके छोटे छोटे कामों में, जिन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर के आज़ादी की असली नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये असहयोग आंदोलन आखिर था क्या, और कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक आग की तरह फैल गई। देखिए, इस आंदोलन की जड़ें थीं अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों में। सोचिए, जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, फिर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून और खिलाफत का मुद्दा। एक के बाद एक इन तीन बड़ी घटनाओं ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और बस यहीं से एक राष्ट्रव्यापी विरोध की लहर उठी। और ठीक इसी माहौल में गांधी जी एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया लेकर सामने आए, असहयोग। मतलब ये कि शांति से, बिना हिंसा के अंग्रेजी शासन का साथ देना ही बंद कर दो। उनके स्कूल, उनकी अदालतें, उनका सामान, सब कुछ छोड़ दो, और देखते ही देखते उनका पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, ये भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने की एक जोरदार पुकार थी। अब आते हैं इस आंदोलन के सबसे दिलचस्प पहलू पर, और वो था महिलाओं की भागीदारी। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी सामाजिक क्रांति थी। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार औरतें अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सीधे राजनीतिक संघर्ष के मैदान में उतर रही थीं। और वे सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रही थीं, नहीं, वो तो समाज के उन पुराने रीति रिवाजों को भी चुनौती दे रही थीं जिन्होंने उन्हें सदियों से बांध रखा था। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट जैसी बड़ी महिला नेताओं का नाम हम सब जानते हैं, और उनका योगदान बहुत बड़ा था। पर जो असली जमीनी कहानी थी ना, वो इन बड़े नामों से बहुत दूर, देश के छोटे छोटे शहरों और गांवों में लिखी जा रही थी। जी हाँ, असली कहानी सामने आई बुंदेलखंड जैसे इलाकों में, जहां आम महिलाओं ने इस आंदोलन की मशाल अपने हाथों में थाम ली थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं बुंदेलखंड और देखते हैं कि वहां की महिलाओं ने आज़ादी की इस लड़ाई में अपना खुद का इतिहास कैसे रचा। बुंदेलखंड में ये विरोध सिर्फ नारों या जुलूसों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, यहाँ की महिलाओं ने तो इस विद्रोह को अपनी रोज की जिंदगी में बुन लिया था। जैसे विदेशी कपड़ों की होली जलाना, शराब की दुकानों के सामने धरना देना, और तो और सुबह सुबह टोलियां बनाकर देशभक्ति के गीत गाते हुए गलियों से गुजरना, यही थे उनके हथियार। और इस लड़ाई को लीड कौन कर रहा था? कुछ कमाल की आम सी दिखने वाली लेकिन असाधारण औरतें। मिसाल के तौर पर झांसी की राम दुलारी देवी, जो चरखा चलाने के लिए महिलाओं को एकजुट करती थीं, या फिर सागर की सावित्री देवी को लीजिए, जिन्होंने गांव की औरतों को राष्ट्रवाद सिखाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। और सिर्फ यही नहीं, छतरपुर की रानी राजेंद्र कुमारी, हमीरपुर की भगवती देवी, ऐसी न जाने कितनी गुमनाम नायिकाएं थीं। जरा सोचिए, सावित्री देवी का काम कितना जबरदस्त रहा होगा। वो सिर्फ आज़ादी या स्वराज की बात नहीं कर रही थी, वो तो गांव की महिलाओं को उनके अपने अधिकारों के बारे में जागरूक कर रही थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, जैसा मैंने पहले कहा, ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। लेकिन जाहिर है, ये सब इतना आसान नहीं था। इन महिलाओं का संघर्ष वो सिर्फ ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं था। ये औरतें एक ही वक्त में दो दो मोर्चों पर लड़ रही थीं। एक तरफ था उनका अपना समाज, जिसकी पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी कुरीतियां, और दूसरी तरफ थी बेरहम अंग्रेजी हुकूमत, जो उन्हें जेल में डालने, उन पर नजर रखने और सरेआम बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? इतनी हिम्मत और इतना बलिदान देने के बावजूद इतिहास ने इनके योगदान को लगभग भुला ही दिया। इनकी कहानियां कभी इतिहास की मोटी मोटी किताबों का हिस्सा बन ही नहीं पाईं, और उनकी विरासत वक्त की धूल में कहीं खो गई। तो सवाल उठता है कि इस आंदोलन का, इस जागृति का भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ा। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हुआ ये कि 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। उस वक्त तो कई लोगों को लगा कि बस सब खत्म हो गया।
लेकिन असल में यहीं से एक नए दौर की, एक नए वैचारिक मंथन की शुरुआत हुई थी। 1922 से लेकर 1929 तक का जो ये दौर था ना, ये कोई ठहराव का दौर नहीं था। ये आत्मनिरीक्षण का, सोचने का और नई रणनीति बनाने का समय था। इसी बीच साइमन कमीशन आया, जिसके विरोध ने पूरे देश को फिर से एकजुट कर दिया। फिर नेहरू रिपोर्ट ने यह दिखाया कि भारतीय अपना संविधान खुद बना सकते हैं। और फिर आया साल 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जहां एक ऐतिहासिक, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। और यही था आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। लक्ष्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब बात सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की नहीं रह गई थी, मतलब अंग्रेजों के राज के अंदर रहकर अपना शासन चलाना नहीं। अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी मुकम्मल टोटल इंडिपेंडेंस। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क था। अब देश साम्राज्य के भीतर सुधार नहीं, बल्कि साम्राज्य से पूरी तरह बाहर आजादी की मांग कर रहा था। और इस पूरे सफर में महिलाओं की उस जबरदस्त भागीदारी ने सिर्फ आजादी की लड़ाई को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि आने वाले भारत के लिए सामाजिक सुधारों और एक नई राजनीतिक चेतना की नींव भी रखी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम जमीनी स्तर के इस प्रतिरोध की इन भूली बिसरी कहानियों को सुनते हैं, तो क्या इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाता? ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि इसे उन अनगिनत गुमनाम नायकों और नायिकाओं के साहस, संघर्ष और बलिदान ने मिलकर लिखा है।